बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की इंग्लिश का तीसरा लेसन डैफोडिल्स। ये पोएम है। इसके पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश शायरी के अजीम तरीन शायरों में से एक। और विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन दोनों को इंग्लिश शायरी में एक नई तर्ज की शायरी, जिसको रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है, उसके वो दोनों पायनियर्स थे, मुअज्जद थे। उन्होंने इस पोइट्री को शुरू किया और अजीम तरीन शायरों में शुमार होता है इन दोनों का। और रोमांटिक पोइट्री के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं। इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री उर्दू इश्किया शायरी के इक्वल नहीं है। इसमें सिर्फ फितरत है, नेचर है। नेचर का कोई खूबसूरत सीन होगा और फिर उसको खूबसूरत तरीके से बयान किया जाएगा। और फिर एक एलिमेंट इसके अंदर जो बहुत कॉमन है रोमांटिक पोएट्स के अंदर, कि ख्वाबों की सी दुनिया की बात करते हैं और फिर उन ख्वाबों को याद कर करके खुश होते हैं। तो ये इस पोएम में भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप अगर बाहर बाद में भी किसी भी लेवल पे आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, एस.टी. कॉलरिज को पढ़ें, तो ये चीज नजर आएगी कि उन्होंने एक बिल्कुल फैंटास्टिक किस्म की, जैसे फैंटेसी के अंदर होती है, इस तरह की सीन क्रिएट करते हैं और फिर उस सीन को डिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें जब याद आता है तो फिर खुश होते हैं। तो रोमांटिक पोएट्री जो है वो लव फॉर नेचर है एंड लव फॉर हैप्पीनेस है। ये उर्दू इश्किया शायरी की तरह से कोई महबूब के साथ इश्क नहीं है। ये इनका अंग्रेज शायरों का महबूब नेचर है, फितरत है। फितरत का कोई ना कोई सीन होगा और फिर उससे रिलेटेड जो उनको खुशी होती है उसकी बात होगी। तो नज़म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इंग्लिश शायरी में की अजीम तरीन नज़मों में से इसका शुमार होता है और ये काफ़ी अरसा से हमारे कोर्स में शामिल रही है। और हम लोगों ने इसके साथ सिर्फ इतना ही किया है कि, और ये कसूर एग्जामिनर्स का है ज़्यादा, कि इसके बारे में कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं पूछी जाती, सीधा सीधा समरी पूछते हैं, उसका क्वेश्चन आता है और वो समरीज जो है वो हमारे पास रट्टा वगैरह लगा के तो तैयार की होती हैं बच्चों ने। बस यहाँ पे पोइट्री और ये हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से शायरी की अहमियत वगैरह हमारे यहाँ कम हो चुकी है। तो आज मैं इस पोएम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूँगा, जो हमें पता होना चाहिए, एज स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। ये 6 लाइन स्टैंजा है। ये नज़म 6 लाइन स्टैंजाज में है। ये 6 लाइनों का एक स्टैंजा है। स्टैंजा आप उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ बंद कह देंगे और उर्दू शायरी में आपने अक्सर ऐसी नज़में देखी होंगी कि जिनमें 5 या 6 लाइनें इकट्ठी होती हैं, और यहाँ पे भी ये 6 लाइनों का स्टैंजा है और नज़म के कुल 4 स्टैंजाज हैं। इसके अलावा इसका रिदम जो है, अच्छी पोइट्री सेम रिदम पे चलती है और ये एक बहुत अच्छी नज़म है। इसका रिदम आप देखिएगा, क्लाउड है और इससे मैच करता हुआ लफ्ज़ प्राउड है, राइमिंग वर्ड्स। हिल्स है, डैफोडिल्स है, ट्रीज है, ब्रीज है। तो इसका आसान सा तरीका होता है कि पहली साउंड जो है, एंडिंग साउंड, उसको ए कह दें। उसके बाद नेक्स्ट को देखें, अगर वो पहली से मैच कर रही है तो वो भी ए होगी, मैच नहीं कर रही तो उसको बी कह दें। अगली देखें, प्राउड किसके साथ मैच किया, क्लाउड के साथ, तो वो भी ए है। और इसके बाद नेक्स्ट देखें, डैफोडिल्स हिल्स के साथ मैच कर रहा है तो ये बी है, यानी ए बी ए बी। ट्रीज जो है ये पहले दोनों में से ए और बी दोनों से मैच नहीं करता, इसको सी लिख देंगे।
और फिर ब्रीज जो है वो ट्रीज से मिलता है तो वो भी सी। तो इस पोएम की राइम स्कीम या इसका जो रिदम है वो है ए बी ए सी सी। और अगर आप इसको अपने राइटिंग में कहीं पे लिखना चाहें कि इस नज़म का, इस पोएम का राइम स्कीम ये है या इसका रिदम ये है, तो आप इन्हीं लेटर्स को इकट्ठा ए बी सी, यानी इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं डालनी, ए बी सी सी लिख सकते हैं कि दिस पोएम हैज़ द राइम स्कीम ऑफ ए बी सी सी। और ये देखिएगा कि ये पूरी नज़म इसी तरह से है, ये राइम स्कीम सेम रहती है और ये अच्छी नज़म की हमेशा से निशानी होगी। एक अजीम, एक बहुत ध्यान से लिखी हुई नज़म की। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहते हैं, और ये इसके बारे में ये बुक में भी लिखा हुआ है कि ये अपनी कोई रियल टाइप सीन देखा इन्होंने, उसी को पोइट्री के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये अपनी सिस्टर थी, इनकी डोरथी नाम था उसका। ये दोनों कहीं पे निकले तो इन्हें डैफोडिल्स के फूल नज़र आए। फिर वो उस सीन के ऊपर पोइट्री, कुछ उसके अंदर वो फिर जैसा रोमांटिक पोइट्री में होता है कि खुद से डिटेल्स ऐड की और फिर उसको लिख दिया। तो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे अपनी बहन को गायब कर दिया, वो खुद अकेले रह गए। तो वो स्टार्ट इस तरह से करते हैं, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो तर्जमा करता हूँ आपके लिए ताकि हमें ये समझ आ जाए, लेकिन इसकी असल जो खूबसूरती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तर्जमा कर देता हूँ। मैं घूम रहा था अकेला एक बादल की तरह जो उड़ता है, तैरता है वादियों और पहाड़ों के ऊपर बुलंद। जब या फिर बिल्कुल अचानक मैंने एक हजूम देखा, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स के फूलों का होस्ट। होस्ट कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो तो बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स के फूल देखे। डैफोडिल्स जो हैं वो हमारे यहाँ तो ये फूल होते ही नहीं है, ये नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा ये फूल पाया जाता है। तो पीला नॉर्मल कलर है तो उसको उसने येलो की बजाय गोल्डन लिख दिया, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, झील के पास, दरख्तों के नीचे, fluttering and dancing in the breeze, फड़फड़ा रहे थे और ब्रीज में, सुबह की हवा में नाच रहे थे। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. दूसरा स्टैंजा इसमें भी देखें, शाइन, वे, लाइन, बे, ग्लांस, डांस। शाइन और लाइन जो दोनों ए हुए, दूसरा है, दूसरी आवाज़ है तो वे, वो बी हो गई, और वे के साथ मैच कर रहा है तो उसकी राइमिंग है तो बे है तो बी हो गया, और ग्लांस और डांस ये सी है। तो एग्जैक्टली सेम जो फर्स्ट स्टैंजा में थी वही यहाँ पे है। तो तर्जमा इसका इस तरह से होगा, मुसलसल जैसे सितारे जो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं मिल्की वे में। मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, जिसमें हमारी सोलर सिस्टम मौजूद है, तो मिल्की वे के सितारों की तरह से मुसलसल जो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। They stretched in never ending line, वो फैले हुए थे एक ऐसी लाइन में, एक कतार में, एक पट्टी में जो नेवर एंडिंग थी, जिसका हद नज़र नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा फूल थे। Along the margin of a bay, एक
बे के किनारे। बे जो होता है वो समंदर या झील का बिल्कुल एक कटा हुआ किनारा होता है। तो वो किनारे के साथ साथ झील थी, तो उसके किनारे के साथ साथ बहुत दूर तक सारे के सारे डैफोडिल्स फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 देखे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे फैंटास्टिक आइडियाज होते हैं, फैंटास्टिकल आइडियाज यानी जिन पे यकीन नहीं आ सकता। तो उसने 10,000 कह दिया, एक झलक में मैंने 10,000 फूल देख ली। तो वो ये नहीं है कि एक्चुअली उसने कोई काउंटिंग वगैरह की है, ये एक फैंटेसी है कि बहुत ज़्यादा फूल थे, उसको उसने एक नंबर देने की कोशिश की है। रोमांटिक पोएट्री में इस तरह से नंबर्स वगैरह किए जाते हैं। कॉलरिज ने अपनी एक नज़म में एक दीवार की लेंथ शायद बताई है, ट्वाइस 5 miles उसने लिखा हुआ है। 10 मील बता सीधा सीधा नहीं लिखा 10 miles, उसको ट्वाइस 5 miles। तो इस तरह की चीज़ें पोइट्री में होती हैं। तो 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 फूल देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी में रक्स करते हुए अपने सर झुला रहे थे, हिला रहे थे। थर्ड स्टैंजा, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो पहले राइम ए बी सी सी, दे गे ए, ये ए वाली होगी राइम, ग्ली और कंपनी, डबल ई और वाई की साउंड मैच कर रही है, राइमिंग है। तो बी और फिर इसके बाद थॉट और ब्रॉट, सी। तो 3 स्टैंजास में विदाउट फेल जो पोएट है वो इसी रिदम को चला रहा है और बिल्कुल ठीक है। और फैंटास्टिकल आइडियाज़, खुशी की बातें, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस स्टैंजा के अंदर उसने खुशी की बातें करनी शुरू कर दी। लहरें उनके साथ ही रक्स कर रही थीं, लेकिन वो फूल उन्होंने खुशी में आउटडिड, मात दे दी थी चमकती हुई लहरों को। यानी लहरें भी रक्स में थीं, फूल भी रक्स में थे, लेकिन फूल जो थे वो इतने खुश थे कि वो चुंधिया रहे थे, उन्होंने शिकस्त दे दी थी चमकती हुई लहरों को। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, शायर खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इन सच ए जोकन कंपनी, एक ऐसी खुशी वाले सोहबत में, साथ में। वो कह रहा है कि इतने खूबसूरत मंजर था, तो शायर जो है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं तो खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ज़बरदस्त कोई सीन हो, तो ऐसा कोई अच्छी जोकन कंपनी हो, जोकन, हैप्पी। और यहाँ पे देखिएगा खुशी के लिए आपको नए नए लफ्ज़ मिलेंगे, ग्ली है, जोकंड है, ये सिनोनिम्स हैं खुशी के। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो एनी हाउ कुछ न कुछ नए लफ्ज़ हमें फिर भी मिलते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि मैं इतना महव हो गया, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन बहुत कम सोचा। यानी ये बाद में सोचा था, उस वक्त मैं खो गया और लिटिल थॉट, फिर सोच ही नहीं रहा, खोया हुआ था और उन्हें देखता जा रहा था। और ये भी नहीं सोचा कि ये जो मंजर है वो कौन सी कैसी ज़बरदस्त दौलत वो मेरे लिए लेकर आया है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस का आ गया। इसके बाद उस हैप्पीनेस का नॉस्टैल्जिया है पोएट का। नॉस्टैल्जिया होता है कि पुरानी पिछली बात को याद करके खुश होना। तो वो अब नेक्स्ट देखेंगे, जो एक मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि
यादों को, खूबसूरत यादों को याद करके खुश रहना, ये रोमांटिक पोइट्री के अंदर दिखाया जाता है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री के अंदर। तो अगले स्टैंजा पर चलते हैं। आखिरी स्टैंजा है और इसमें हम देखेंगे कि हैप्पीनेस का सीन उसने देख लिया, उसमें हैप्पीनेस की बात भी कर ली, फैंटास्टिक आइडियाज भी दे दिए। उसके बाद आखिर पर हर नज़म में इसी तरह से तकरीबन होता है कि फिर वो उस चीज़ को याद करता है लेटर स्टेज में, किसी ज़िंदगी के किसी बाद में, कुछ 2-4 साल बाद या इतना कुछ अरसा के बाद, उसी सीन को याद करके वो खुश होते हैं। तो ये रोमांटिक पोइट्री का एक एलिमेंट है, ये उसके अंदर ऐसे होता है। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ऑफ जो है ये पोएटिक वर्ड है, आप इसको नज़म के अलावा किसी और जगह पे नहीं लिख सकते। ये ऑफन जो है OFTEN, ऑफन जो है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है या पोएटिक फॉर्म है, और पोएटिक फॉर्म्स को सिर्फ पोएट्री में लिखा जाएगा, आप उन्हें प्रोज के अंदर नहीं लिख सकते, आप अपनी सी नॉर्मल राइटिंग के अंदर नहीं लिख सकते। पोइट्री अगर आप लिखना चाहें लिखें, अगर आप किसी लेवल पे पहुंच जाएं, पोइट्री लिखें, वहां पे ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अल्फाज का मकसद सिर्फ होता है कि उनकी मीटर लेंथ ठीक करना। ऑफन कहेंगे तो उसकी 2 सिलेबल्स हैं, और ऑफ्ट लिखेंगे तो 1 सिलेबल रह जाएगा। तो ये सिलेबल ब्रेकिंग करके ये पोइट्स इसको बैलेंस किया करते हैं, जिसको मीटर या उर्दू में वो बहर कहते हैं, कि लेंथ कितनी है एक लाइन की या उसकी आवाज़ें कितनी है। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लिटरेचर सीखें तो ये चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। तो for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, जब अक्सर मैं अपने काउच पर लेटता हूँ, काउच जो है वो सोफा, बिस्तर, इस टाइप की कोई भी चीज़ कह लें। काउच वैसे अगर हम प्रिसाइज बात करें तो ये वो हमारे यहाँ वो सोफा कहलाता है, काउच कहलाता है, जिसके बाजू नहीं होते, उसके काउच कहा जाता है। तो जब मैं अपने काउच पे लेटता हूँ अक्सर, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, तो मेरा मूड जब सोच विचार करने का हो या खाली जहन हो, कोई काम नहीं है, फ्री हूँ बिल्कुल, 2 तरीके में। जब मैं पेंसिव मूड में हूँ, सोच विचार के मूड में हूँ, या खाली जहन हूँ, कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड है, तो जब ये हो और मैं काउच पे लेट जाऊं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी अंदरूनी आंख पर चमक के आते हैं, चमकते हैं। किनकी बात कर रहा है? दे, डैफोडिल्स की। इनवर्ड आई किसको कहेंगे? उसका इमेजिनेशन, यानी ब्रेन के अंदर जो पिक्चर बनती है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये इनवर्ड आई कब काम करती है? जब इंसान अकेला हो, और वो तन्हाई में खुशी देने की चीज है। तो इंसान सोचों में मगन तन्हाई में हो सकता है, तो सॉलिट्यूड में खुशी की जो इनवर्ड आई है, अंदरूनी आंख है, उसमें वो चमक कर आ जाते हैं जब मैं तन्हा होता हूँ, सोचता हूँ, वेकेंट होता हूँ। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फेल्स, और फिर मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और फिर डैफोडिल्स गए नहीं है, बात पुरानी हो गई है, डैफोडिल्स वहां पे मौजूद हैं, और मेरा दिल उन डैफोडिल्स के फूलों के साथ नाचता है और खुश होता है। तो रिदम राइम सेम है, A B C, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इस नज़म को इंग्लिश की बड़ी नज़मों में से एक नज़म बनाता है। तो ये इस पोएम का एक इंट्रोडक्शन था।
इसके ऊपर मैं मज़ीद आपकी खिदमत में वीडियोस पेश करूँगा, जिसमें हम उन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करेंगे जो बुक के अंदर कॉल आउट्स में और एक्सरसाइज में पूछे हुए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसकी मैं आपको समरी बनानी सिखाऊंगा कि समरी खुद कैसे बनाते हैं। ये बनी बनाई को रट्टा लगाना वो एक अलग चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं कि जो चीज़ों को सीख सकते हैं और उन्हें सीखना चाहिए।